हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सो हम सेक्शन वाइज सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन पेपर हमने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है एंड लैंग्वेज 2 एज इंग्लिश ली है। तो हमने ये वाला कॉम्बो लिया एंड प्लस साथ में यहाँ पे जो रहेगा आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मिल जाएंगे क्वेश्चन, आप जिसमें भी देखना चाहते हो, फिर चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। साथ में ये वाला पेपर आपका हुआ है 23 दिसंबर 2021 को। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है 4:15 का। टोटल ड्यूरेशन आपकी 150 मिनट्स रहेगी एंड आपके टोटल मार्क्स भी होंगे 150 मार्क्स। सो चलो अब हम शुरू करते हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है कि मतलब क्या क्या है ये जिसका भी पेपर था। सो ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है। अब हम चलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी पे। सो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं एंड सभी सेक्शन 30 मार्क्स के होते हैं, इसलिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का जो आपका सेक्शन है वो भी 30 मार्क्स का होगा। तो चलो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का। द बिलीफ दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय रीइंफोर्सर्स and punishers is based on the idea that development is primarily influenced by options है heredity only, both heredity and environment, third environment only, neither heredity nor environment। सो बच्चों यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये बोल रहे हैं कि ये एक बिलीफ है, ये एक मान्यता है कि ना एक बच्चे का हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर दबाव डालें या फिर हम उसको पनिश करें, यानी कि उसको दंड दे कि अब तुम्हें अगर ऐसे किया तो हम तुमको ये पनिशमेंट देंगे, ये दंड देंगे ताकि तुम ये चीज आगे ना करो। तो इससे जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है वो किस पे बेस्ड है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो वो होगा ऑप्शन 3 इन्वायरमेंट ओनली, क्योंकि सिर्फ एक इन्वायरमेंट जब आपके आसपास का ऐसा इन्वायरमेंट है तभी आप कह सकते हो कि हम दंड देंगे या फिर बच्चे पे दबाव डालेंगे, वरना ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आप अगर ऐसा करते हो तो ऐसा नहीं करना है। उसको कभी भी दबाव नहीं डालना, परेशान नहीं करना, बच्चे को प्यार से समझाना है। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर बात है कि बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसके एनवायरनमेंट में वो सोशली कैसे लोगों में रह रहा है, तभी ये वाली चीज आती है कि वो बच्चे को हम दंड से या फिर दबाव डाल के हम बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट। एक बच्चा जो है वो सबसे पहले बॉल को फेंकना सीख लेता है, बल्कि पेंसिल को पकड़ने और लिखने से पहले बच्चा जो है बॉल को फेंकना शुरू कर देता है, उसको वो सीख लेता है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट्स। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा हमें पता चल रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू। सो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, क्योंकि इस वाले में क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल में आपका ये रहता है कि जो आपकी सेंट्रल पार्ट है बॉडी, यानी कि जो आप स्टमक कह सकते हो, फिर आप अपनी स्पाइनल कोड कह सकते हो, सबसे पहले वहां का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चा अपने छोटे छोटे जॉइंट्स का यूज करना शुरू करता है। सो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या हो गया कि आपका सेंटर टू एक्सट्रीम जाता है, यानी कि सबसे पहले डेवलपमेंट जो स्टार्ट होगा वो आपका सेंटर से स्टार्ट होगा एंड सेफेलोकॉर्डल में रहता है हेड टू टो, यानी कि सबसे पहले आपका दिमाग विकसित होगा एंड उसके बाद आपका टो तक का रहेगा। सो अभी जो हमने प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल की बात की वो हमारा ये वाला एग्जांपल शो करता है कि एक बच्चा जो है बॉल को फेंकना स्टार्ट कर देता है, बल्कि अपने वो छोटे जॉइंट्स को पहले यूज नहीं कर पाता, जैसे कि पेंसिल से लिखना या पेंसिल को पकड़ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस। मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होता है। सो हमारे पास ऑप्शन है टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, टिल द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, टिल द पीरियड ऑफ एडल्टहुड, थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। सो आपका ये जो डेवलपमेंट होता रहता है ये कब तक होता है। सो यहाँ पे हमें एक प्रिंसिपल पता है कंटिन्यूटी का। सो उससे हमें पता चलता है कि थ्रू आउट द लाइफ स्पेन जो है ये आपका आंसर होगा। मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट आपकी बॉडी में हमेशा होते रहते हैं, डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। बर्थ टू डेथ आपका डेवलपमेंट होता
ही है, क्योंकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम वोम टू टूम। वोम टू टूम का मतलब है कि वो माता के जब गर्भ में रहता है तब से लेके जब उसकी अर्थ ही नहीं उठ जाती तब तक उस पर्सन में डेवलपमेंट होगा, फिर चाहे मोटर डेवलपमेंट हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वो डेवलपमेंट होता रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्राइमरी एजेंसी माना जाता है जब बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, यानी कि बच्चे जब सबसे पहले घुलना मिलना शुरू करते हैं तो वो कौन से हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है स्कूल, रिलीजन, फैमिली, कम्युनिटी। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैमिली, बिकॉज जब एक बच्चा है वो जब बड़ा होता है तो वो सबसे पहले 1-1.5 साल तक प्ले स्कूल तो जाता नहीं है, लेकिन वो जब 1-1.5 साल से भी पहले जब वो बच्चा अभी बैठना भी नहीं सीखा हो तब तक तो वो फैमिली के पास रहता है, यानी कि वो सबसे पहले सोशलाइज किसके साथ हो रहा है, फैमिली के साथ हो रहा है। वो फैमिली के साथ ही बोलना सीखता है, चलना सीखता है, हर चीज जो बच्चा होता है वो सबसे पहले जो उसकी एजेंसी रहेगी सोशलाइजेशन की वो होगी उसकी फैमिली। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। एज पर जीन पियाजे आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, जीन पियाजे के कुछ आइडियाज थे लैंग्वेज और थॉट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं thought determines language, language determines thought, language and thoughts are independent processes, language and thoughts are innate propositions। सो बच्चों जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वन, थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज। जीन पियाजे का मानना था कि जब तक पर्सन के माइंड में कुछ थॉट ही नहीं आएगा, वो कुछ सोचेगा नहीं, तो वो बोलेगा कैसे। आप कुछ भी बोलते हो तो सबसे पहले आपका माइंड रिएक्ट करता है ना, आपने अपने माइंड में कुछ सोचा फिर आपने बोला। तो ये वाला जो जीन पियाजे है, ये जीन पियाजे ने बोला है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में हम कुछ सोचते हैं उसके बाद बोलते हैं। सो जो हमारे थॉट्स हैं उसी के थ्रू हमारी लैंग्वेज को हम बोल पाते हैं, यानी कि थॉट ही ऐसा है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रोसीड कर सके, लैंग्वेज को बोल सके। बल्कि जो वेगोट्स्की थे उनका मानना था कि जो लैंग्वेज है उससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे की बात हुई है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, थ्रू आउट डिटरमाइंस थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 ग्लासेस होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 2 ग्लास है जिसमें कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला गया है, लेकिन फिर भी येट अनु थिंक्स दैट द टॉलर ग्लास होल्ड्स मोर वाटर देन द वाइडर बट शॉर्टर ग्लास। तो लेकिन अनु फिर भी क्या सोचती है कि जो बड़ा ग्लास है उसमें ज्यादा पानी है और जो छोटा ग्लास है लेकिन चौड़ा है उसमें पानी कम है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो रीजनिंग अनु ने किस बिहाफ पे दी है कि हमें तो पता है कि दोनों ग्लासेस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन अनु क्या सोच रही है कि जो बड़ा ग्लास है उसमें पानी ज्यादा है, किससे, छोटे वाले ग्लास से, भले ही वो ग्लास चौड़ा क्यों ना हो। सो हमारे पास ऑप्शन है सेंट्रेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन, मैच्योरेशन। सो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेंट्रेशन। सो बच्चों सेंट्रेशन क्यों है, सेंट्रेशन इसलिए है क्योंकि अभी जो बच्चे की एज है, बच्चा इस एज में क्या करता है कि अभी उसको प्रॉब्लम होगी कि वो ये कंसेप्ट को समझे इरिवर्सिबिलिटी का, मतलब वो ये चीज को समझे कि अगर मैं छोटे ग्लास का पानी इसी बड़े ग्लास में डाल दूं तो वो बराबर आएगा। जब तक मैं बच्चे को करके नहीं दिखाऊंगी उसे समझ नहीं आएगा। सो इसी वजह से यहाँ पे ये सेंट्रेशन करेक्ट होगा। ये रीजनिंग बच्चे ने सेंट्रेशन की वजह से दी है। सीरिएशन में क्या रहता है कि इसमें हम मान लो पेंसिल्स हैं बहुत सारी, तो कुछ के साइज छोटा है कुछ का साइज बड़ा है, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है। कंजर्वेशन में क्या रहता है कि अगर मैं बच्चे को 4 मार्बल्स एक रो में रख दूं, फिर वही 4 मार्बल्स अगर मैं इकट्ठे करके रख दूं तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि ये अब मार्बल ज्यादा हो गए या उतने ही है। मैच्योरेशन में ये रहता है कि एक नेचुरल प्रोसेस रहता है जिसमें कि बच्चा मैच्योर अप होता है इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये आपका होगा सेंट्रेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रिवर्सिबिलिटी। द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शंस इज अ बेसिक अकम्प्लिशमेंट ऑफ विच स्टेज एज गिवन इन द पियाजेटियन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि रिवर्सिबिलिटी का ये जो एक्शन है कि कोई भी हमने चीज दिया, जैसे कि 5 + 2 7 होता है, सो अगर मैं 2 + 5 करूंगी तो भी 7 ही होगा। अगर ये वाली स्टेज पे जब हम पहुंच जाते हैं, जब एक बच्चा पहुंच रहा है कि वो चीजों को उल्टा करे और वो फिर उस चीज को समझ पा रहा है, तो पियाजे की
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टेज है? तो हमारे पास ऑप्शंस है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। सो बच्चों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसी स्टेज पे, ये स्टेज 3rd है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज पे बच्चे को समझ आ जाता है रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने लगता है, उसको पता चल जाता है कि अगर 2 + 5 7 होता है तो 5 + 2 भी 7 होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड peers टू सपोर्ट and guide the other students. Which theoretical frame is she trying to apply in the class? एक मैथ्स की टीचर है तो वो क्या करती है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, यानी कि मोर स्किल्ड peers जो हैं, यानी कि एक ही क्लास में उन्हीं एज के बच्चों के स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं मैथ्स में, उन्हें वो कहते हैं कि आप सपोर्ट करो। जो बच्चे ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या जिनको टाइम लग रहा है, आप उन्हें गाइड करो। तो वो उन बच्चों को बोलती है। तो इससे हमें ये जो थ्योरेटिकल फ्रेम मिला, जो ये बच्चों को बोल रही है, हमें क्या पता चलता है वो अपनी क्लास में क्या अप्लाई करने की कोशिश कर रही है। लिव विगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, B.F. स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जेरोम ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सो बच्चों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिव विगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। लिव विगोत्स्की का मानना था कि जब हम सोशली कोलैबोरेट करते हैं, सोशली इंटरैक्ट करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो एक जो दूसरा पर्सन है वो बहुत स्किल्ड हो जाता है और नॉलेजेबल भी बनता है, और साथ में जो ऑलरेडी नॉलेजेबल था वो भी कुछ ना कुछ नया सीखता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which of the following is the basis of Lev Vygotsky's views on development? हमें लेव विगोत्स्की के व्यूज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के बारे में नीचे बताना है कि कौन सा है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं मैच्योरेशन एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ल्ड, लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड मैच्योरेशन। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैंग्वेज एंड कल्चर, बिकॉज लेव विगोत्स्की मानते थे कि बच्चा जो है उसके एनवायरनमेंट में जो भी लैंग्वेज का यूज होगा वो वही एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है एंड वही चीज वो सीखता है। अब आपके साथ कोई बच्चा है, अगर आप उसके साथ हिंदी में बात करते हो तो वो आपसे हिंदी में ही बात करेगा, लेकिन आप जिस टोन में उससे बात करते हो तो वह बच्चा उसी टोन में बात करना सीखेगा। अगर आपकी एक्सेंट में थोड़ा सा हरियाणवी टच है तो वो हरियाणवी टच में ही बच्चा बोलना सीख जाएगा। अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो बच्चा इंग्लिश में सीखेगा। दूसरी चीज आती है कल्चर। सो आपके घर का कल्चर कैसा है, आपके आसपास का कल्चर कैसा है, जैसे कि वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना सीखेगा, आप अपने घर में कैसे सेलिब्रेट करते हो, या फिर जैसे कि घर में बोलते हैं कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हो तो ये कल्चर का पार्ट है, तो इससे बच्चा सीख रहा है। तो इसलिए जो लेव विगोत्स्की के व्यूज है डेवलपमेंट पे, वो किस पे बेस्ड है, लैंग्वेज एंड कल्चर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जेंडर इज अ डैश कंसेप्ट। जेंडर जो है वो कौन सा कंसेप्ट है? ऑप्शन है मोरल, बायोलॉजिकल, सोशल या फिर साइकोलॉजिकल। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सोशल, बिकॉज जेंडर जो है ये सोशली बनाया गया है, ये एक सोशल कंसेप्ट है जो कि लोगों ने बनाया है कि मेन और वुमेन अलग अलग होते हैं, मेन और वुमेन के डिफरेंसेस को देखते हुए। ये सिर्फ ये रेफर करता है जेंडर कि मस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज क्या रहती है। मस्कुलिन में मेन की क्वालिटीज क्या रहेंगी, फेमिनिन में लड़कियों की क्वालिटीज क्या रहेगी। एंड अब इसमें ट्रांसजेंडर भी हमने एड ऑन किया है, तो ट्रांसजेंडर में ये रहता है कि हम उनसे पता कर सकते हैं कि वो दिखते कैसे हैं और वो कपड़े कैसे पहन रहे हैं, उनका बोलने का वे कैसा है, उनका वॉकिंग वे कैसा है, या फिर वो कैसे बातचीत करते हैं। सो जेंडर एक सोशल कंसेप्ट है। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, मेटल्स एंड मिनरल्स एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज शी डेमोन्स्ट्रेटिंग। ये बोल रहे हैं कि एक नीता है, एक लड़की है जो कि रिकॉग्नाइज कर सकती है और क्लासिफाई कर सकती है सभी एनिमल्स के प्रकार को, सभी जानवरों की वैरायटी वो बता सकती है कि कितने प्रकार के जानवर होते हैं, सभी पेड़ पौधों की वैरायटी वो बता सकती है, मेटल्स और मिनरल्स को वो बता सकती है कि ये कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, ये कैसे अलग अलग है। सो इस अकॉर्डिंग ये जो हमें एग्जाम्पल दिया है नीता का, हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो हमें बोल रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर जो उन्होंने आर्टनो
अपनी थ्योरीज दी हैं इंटेलिजेंस की, सो उस अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें ये जो लड़की है ये कौन से टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को दिखा रही है, कौन से टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को शो कर रही है। सो हमारे पास ऑप्शन है इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक या फिर इंट्रापर्सनल। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होती है वो हमें ये शो करती है कि यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फोना यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड जितनी भी वेराइटीज है, जो भी नेचुरली चीजें हैं जैसे कि मेटल्स और मिनरल्स हो गए, ये हमें धरती के नीचे पाए जाते हैं। सो इन सब के बारे में जानकारी होना या फिर इनसे एक जुड़ाव रखना, इनके साथ कनेक्टेड रहना, ये सब इनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना, ये सब कौन सी इंटेलिजेंस के अंदर आता है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला है, टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ प्राइमरी टीचर शुड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक क्लास के अंदर सभी बच्चों के मतलब अलग अलग डिफरेंसेस क्या क्या है सब बच्चों में, हर बच्चे की कमी क्या है, हर बच्चे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, प्राइमरी स्कूल के अंदर 1st to 5th क्लास के अंदर ये सभी बच्चों में देखने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। सो हमारे पास ऑप्शंस है, मेक स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एवरीवन इन क्लास एंड पनिश द चिल्ड्रन हु डिसओबे हर। हमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए क्लास के अंदर और जो भी उन रूल्स को ना माने उनको पनिश करना चाहिए, या फिर जो टीचर के रिस्पेक्ट नहीं कर रहा उनको भी पनिश करना चाहिए। फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड पेपर पेंसिल एज द प्राइमरी वे ऑफ असेसमेंट, या फिर सिर्फ पेपर पेंसिल जो हम टेस्ट लेते हैं साल में 2-3 बार तो हम उन्हीं पे बेस्ड रहें। हैव यूनिफॉर्म करिकुलर एंड पेस ऑफ लर्निंग फॉर ऑल, एक ही करिकुलम को रखें एंड एक ही टाइप की टीचिंग को कराते रहे, या फिर प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को हम अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस के थ्रू पढ़ाएं, यानी कि बच्चों को हमने स्टोरी टेलिंग के थ्रू करा दिया, बच्चों को मल्टीमीडिया लैब में ले जाके वीडियोस के थ्रू पढ़ा दिया। हमें मॉडर्न मेथड को चूज करना और बच्चों को अलग अलग एक्सपीरियंस देना, उन्हें फील्ड विजिट पे ले जाके प्रैक्टिकली दिखाना, प्रोजेक्ट वर्क कराना, या फिर लैब्स में ले जाके उनसे खुद से ये सारी चीजें कराना, कोई मॉडल वगैरह बनवाना। सो ये डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस जब हम बच्चों को कराएंगे तो हम देख पाएंगे कि कौन सा बच्चा किसमें क्या टैलेंट है, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 8-year-old रोहित रीजन्स स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज स्टीलिंग बिहेवियर कैन लीड टू हिज रिजेक्शन बाय अदर्स। 8 साल का एक बच्चा है रोहित, तो वो ये रीजन देता है कि चोरी करना इसलिए बुरा है बिकॉज चोरी करने से जो दूसरे लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमें बुरा भला हमारे बारे में सोचते हैं। सो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी जो कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, उस अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज को डिस्प्ले कर रहा है ये बच्चा। सो हमारे पास ऑप्शन है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड डिसओबीडियंस ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये आपका लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आता है, ये आपकी स्टेज 3 है। सो स्टेज 3 पे जब बच्चा होता है वो ये सब सोचता है, उसमें एक ये रह जाता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो सब लोग मुझे गुड बॉय समझेंगे या गुड गर्ल समझेंगे, अगर मैं गलत काम करूंगा तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा, सब मुझे बैड बॉय या बैड गर्ल समझेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेज है वो है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोला है, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ वैरायटी ऑफ टास्क थ्रू आउट द मेंट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज नोन एज रूब्रिक, फाइल, डाटा शीट या फिर पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा पोर्टफोलियो। तो बच्चों पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये एक ऐसा एक टूल है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि जो एक बच्चा है, पेन पेपर टेस्ट में तो हमें सिर्फ बच्चे के मार्क्स पता चलते हैं, लेकिन साथ में जैसे बच्चा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, उसके कुछ स्पेशल टैलेंट्स है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, तो ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, हम ना रिपोर्ट कार्ड के एंड में रखते हैं या फिर एक अलग से रजिस्टर बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस बच्चे की लिसनिंग स्किल्स अच्छी है, किस बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, किस बच्चे के पास कौन सा टैलेंट है। तो इस टाइप के वर्क को, वैरायटी ऑफ टास्क को जब हम रिकॉर्ड करके रखते हैं बच्चों की परफॉर्मेंसेस को, सो उस डाटा को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल, एक प्रोग्रेसिव स्कूल है, द एजुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रन,
जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है एक प्रोग्रेसिव स्कूल में जो कि हमेशा बढ़ोतरी की तरफ फोकस करता है, एक ऐसे स्कूल में अगर हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को तो इससे बच्चों के अंदर क्या चीजें आएंगी, बच्चे क्या बनेंगे। सो हमारे पास ऑप्शन है एक्टिव एक्सप्लोरर्स, एक्टिव फॉलोअर्स, पैसिव फॉलोअर्स या फिर पैसिव एक्सप्लोरर्स। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एक्टिव एक्सप्लोरर्स, क्योंकि जो एक्टिव एक्सप्लोरर्स होते हैं ये एक ऐसी क्लासरूम होती है जहां पे कि बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि बच्चा जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके डिफरेंट चीजों से, वो सिर्फ चीजों को रटे ना, वो प्रैक्टिकली चीजों को समझे। सो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, एक्टिव एक्सप्लोरर बन जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो फ्लुएंसी है कि हम किस फ्लो में बोल रहे हैं, एलेबोरेट कैसे करते हैं चीजों को, या हमारे बोलते टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, या हमारी और स्किल्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये तीनों चीजें फ्लुएंसी, इलेबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ये किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो हमारे पास ऑप्शन है ईगोसेंट्रिसिज्म, एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्रिएटिविटी या फिर फंक्शनल फिक्स्डनेस। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिएटिविटी। तो एक बच्चा है क्रिएटिविटी के थ्रू वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करने लगता है, वो डिफरेंट एंगल से चीजों को समझता है। वो कुछ बच्चे होते हैं कि आर्ट के थ्रू अपनी चीजों को शो कर पाते हैं कि वो कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सिंगिंग के थ्रू, वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने क्या जज किया, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये सब आपका आता है क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी से आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बढ़ती है, एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के ये सभी पार्ट्स है फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस रिक्वायर्स। सो हमारे पास ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी, रिजिड एटीट्यूड्स ऑफ अथॉरिटी, प्लेसमेंट इन स्पेशल स्कूल। सो हमें कुछ बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, जैसे कि चलने में दिक्कत हो गई या फिर किसी का हाथ नहीं है, कुछ इस टाइप से ऑर्थोपेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स है हाथ पैर हिलाने में, चलने में। तो हमें उन बच्चों के लिए अगर हमें स्कूल में लेके आना है उन्हें, तो हमें क्या चीज चाहिए होगी। सो हमारा करेक्ट आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है स्कूल का, फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे की क्लास टॉप फ्लोर पे है एंड आपके पास व्हील चेयर को ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट नहीं है, या फिर जो आपकी सीढ़ियां हैं वो थोड़ी ढलान की उसमें नहीं है, मतलब वो सीढ़ी जो एक होती है ना कि प्लेन सरफेस हो बट वो टेढ़े करते हुए नीचे आ रही है। सो उस टाइप में अगर आपके पास सीढ़ी या लिफ्ट नहीं है तो ऐसे में बच्चा आपके स्कूल में पढ़ ही नहीं पाएगा। सो अगर कोई ऑर्थोपेडिक चैलेंज बच्चा आता है या हमें इंक्लूड करना है स्कूल के अंदर, तो हमारे स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज। डिसलेक्सिया एक बीमारी है, तो हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, स्पेक्ट्रम ऑफ साइकोसोशल डिसऑर्डर्स या फिर कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स। यहाँ पे बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर रहता है डिसलेक्सिया के अंदर। जो बच्चा है ये उसको प्रॉब्लम होती है चीजों को बोलने में, पढ़ने में, लिखते टाइम या फिर वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में। वो बच्चा जो है वर्ड्स को गलत पढ़ लेता है और वो साउंड्स को, अल्फाबेट्स को गलत पढ़, जैसे कि नंबर लिखा है 49 तो वो उसको 94 पढ़ लेगा, उसको नंबर समझ नहीं आते, वो उसको उल्टा पढ़ लेता है। जैसे कि लिखा हुआ है 100 तो वो उसको 100 पढ़ने के बजाय वॉज पढ़ लेगा, यानी कि वो उस बच्चा उसको उल्टा पढ़ लेगा। तो ये डिसलेक्सिया क्या होता है, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है जो कि कुछ बच्चों में रहता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग का नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। सो लेट्स रीड द ऑप्शन। इक्विटी, सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, सिस्टमैटिक एडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो बच्चों इंक्लूसिव टीचिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उसमें इक्वालिटी की हम बात करते हैं, सिस्टमैटिक एडेप्टेशन हम रखते हैं कि हमें डाइवर्सिटी के साथ बच्चों को घुल मिल के रहना सिखाना है। फिर चाहे बच्चे कुछ ऐसे बच्चों के साथ रहे जिनको की प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल चिल्ड्रन अदर चिल्ड्रन के साथ रहना सीखे, हमें एक्सेप्ट करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। सो यानी कि जो प्रिंसिपल नहीं है वो आपका आंसर क्या होगा,
सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, यानी कि हम बच्चों को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे और उन पे टैग लगा देंगे, वो लेबल अप होंगे। सो ये हमारा इंक्लूसिव टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है, हम ये चीज बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं इंक्लूसिव टीचिंग के अंदर कि एक बच्चा फील करे कि वो दूसरे बच्चों से कमजोर है या फिर वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो असर्शन दिया, उसमें हमें क्या बोला है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द पोर्टर कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन कंजर्वेशन ऑफ नंबर। जो बच्चा है वो एक जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं उस फैमिली से बिलोंग कर रहा है या फिर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वो बच्चा क्या है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास जल्दी सीख जाता है कंजर्वेशन ऑफ नंबर से दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। इसका रीजन हमें गिवन है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट। इसका रीजन हमें ये बोला है कि रीजनिंग ये दी है कि लैंग्वेज और डेवलपमेंट जो होती है वो हमारा सोशल और कल्चर कैसा है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, इस बिहाफ पे हमारा डेवलपमेंट होता है। सो आपके ऑप्शंस गिवन है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but R is false. Both A and R are false. So बच्चों यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, क्योंकि जो असर्शन और रीजन है वो दोनों ही ट्रू हैं। बिकॉज जो बच्चा घड़े खुद से बनाना सीख रहा है, अपनी फैमिली के साथ बनाना सीख रहा है, तो वो पहले ही देख लेगा कि हमें कितना स्पेस रखना होता है, कितना थिकनेस देखनी होती है, तो वो बाद में ही तो सीखेगा ना कि नंबर्स को हमें किस वे में लेना है। पहले तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास सीखेगा, और वो किस वजह से ये सब सीख पा रहा है, अपने सोशल एनवायरनमेंट की वजह से, अपने कल्चर की वजह से। सो दैट्स वाई जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन, जब एक बच्चा कोई चीज सीखता है अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन पे, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस इज दैट दे मस्ट। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस रहता है, फर्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस का कि वो खुद से जज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, वो हमेशा क्या होना चाहिए। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, रिमेंबर द एक्शंस ऑफ द मॉडल, कि हमें याद रखना है कि क्या क्या एक्शन उस पर्सन ने फॉलो अप करे हैं। पे अटेंशन टू द मॉडल, हमें पूरा ध्यानपूर्वक उस चीज को देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। असेसमेंट ऑफ देयर एक्ट्स ऑफ इमिटेशन, हमें सिर्फ ये देखना है कि अच्छा ठीक है इसने ऐसे ऐसे किया है, तो आपने उसको एक असेस कर लिया कि ओके इसने ऐसे किया तो मैं भी ये कर सकता हूँ। रिपीट एंड प्रैक्टिस द बिहेवियर ऑफ द मॉडल, हमें बार बार रिपीट अप करना है, प्रैक्टिस करते रहना ताकि हम उस पर्सन जैसा वही चीज कर पाए, उसी बिहेवियर को ढाल ले। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा पे अटेंशन टू द मॉडल। यहाँ पे हमें क्या करना है कि पूरा ध्यानपूर्वक चीजों को देखना है। लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन जो है ये एक नेचुरल मेथड है ह्यूमन लर्निंग का। सो बांदोरा ने भी ये एक थ्योरी दी थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे, जिसे कि हम कहते हैं विकैरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग या फिर मॉडलिंग, हम ये तीनों ही नाम दे देते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, फिर हम चीजों से सीखते हैं और फिर हम उस चीजों को फॉलो अप करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो दैट्स वाई सबसे पहले ध्यान पूर्वक उस चीज को देखना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, हमें बच्चों के एरर्स को समझना बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। यानी कि लर्नर हो गया एक स्टूडेंट, तो जो बच्चा मिस्टेक्स कर रहा है हमें उस बच्चे के मिस्टेक्स को समझना बहुत जरूरी है एज अ टीचर। सो ऐसा क्यों हमें जरूरी है, तो बस ऑप्शन है, शी कैन आइडेंटिफाई वीक एंड ब्राइट लर्नर्स, जो टीचर है वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। शी कैन अंडरस्टैंड द लर्नर्स थॉट प्रोसेस, वो बच्चे की सोचने की शक्ति को पहचान सकती है कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे काम को करता है। शी कैन इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द लर्नर्स केयरलेसनेस, वो बच्चे की केयरलेसनेस के बारे में उसके पेरेंट्स को बता सकता है। शी कैन सेग्रीगेट एंड रैंक द लर्नर्स, वो बच्चे को सेपरेट बिठा सकती है और एक रैंकिंग दे सकती है कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये बैक बेंचर है और फ्रंट बेंचर वाले अच्छे होंगे पढ़ाई में। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, शी कैन अंडरस्टैंड द लर्नर्स थॉट प्रोसेस। जब हम बच्चे की एरर को समझते हैं तब हम ये चीज भी सोच रहे होते हैं कि जो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो क्या है, एक बच्चा जो है वो किस तरह से सोचता है, उसे कितनी देर में चीजें समझ आ रही हैं और उसका
लर्निंग टाइम क्या है, मतलब वो कितनी जल्दी चीजों को पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। ये स्टेट करती है कि लर्निंग किस प्रकार की होनी चाहिए। मेरे पास ऑप्शन है कंटेंट ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, एक्सपीरियंशियल या फिर बिहेवियरिस्टिक। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है एक्सपीरियंशियल। जो NEP 2020 आई है ये बिल्कुल ये कहती है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना है, उन्हें बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है, उन्हें एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनसे खुद एक्सपीरियंस कराना है, चीजों को प्रैक्टिकली कराना है। बच्चे को जो एक्सपीरियंस मिलेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है, ताकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, क्रिएटिविटी आए और वो कंसेप्ट को भी इजीली समझ पाए, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आए, एथिकल वैल्यूज आए, मोरल वैल्यूज डेवलप हो। तो यहाँ पे जो लर्निंग है ये बेस्ड होनी चाहिए एक्सपीरियंशियल, यानी कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तन्वी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीथिंग जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन। तन्वी एक लड़की है तो उसे एंजाइटी हो रही होती है, इस वजह से वो लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देती है अपने एग्जाम से पहले। शी इज यूजिंग डैश स्ट्रैटेजी टू कोप विद एंजाइटी। अब वो बच्चा कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है ताकि वो अपनी एंजाइटी, अपनी नर्वसनेस, अपनी हिचकिचाहट, जो उसको एक अंदर से घबराहट हो रही है, उस चीज को कैसे कोप अप कर सकती है। सो इस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहेंगे जब वो लॉन्ग डीप ब्रेथ्स ले रही है। सो पास ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन मैनेजमेंट, अवॉइडेंस या फिर डिनाइल। सो बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा इमोशंस मैनेजमेंट। वो लॉन्ग डीप ब्रेथ्स इसलिए ले रहा है बिकॉज वो अभी किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता कि उसे कितनी घबराहट हो रही है, तो वो डीप ब्रेथ्स लेकर ट्राई कर सकता है कि वो इस घबराहट से बाहर आए और अपना पेपर को अच्छे से करे। यानी कि वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जब लॉकडाउन लगा था, रोहिणी लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स हर एल्डर सिस्टर हैड। तो रोहिणी को बहुत पसंद आती थी वो स्टोरी बुक्स जो कि उसकी बड़ी बहन के पास थी, विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम एनीबडी। यानी कि उसे किसी ने बढ़ोतरी नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि तुम स्टोरी बुक्स को पढ़ो, उसका खुद ही इंटरेस्ट बन गया और वो बच्ची पढ़ने लगी अपनी बड़ी बहन की स्टोरी बुक्स को। तो यहाँ पे रोहिणी क्या बन गई, एक कॉम्पिटिटिव लर्नर, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्नर या फिर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। यहाँ पे बच्चे ने क्या करा, उसके अंतरात्मा ने कहा कि अब तुझे पढ़ लेना चाहिए, इंटरेस्ट आ रहा है, अपना मजे में करो, दिन ऐसे ही खाली टाइम पास में निकल जाता है, सो इट्स बेटर कि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। तो ये अंदर से मोटिवेशन आई है, एक अपने खुद के इंटरेस्ट पे उसे एक प्लेजर मिल रहा है, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है बुक्स को पढ़ के। सो इसलिए यहाँ पे होगा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ऑल्टरनेट कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। जो हम ऑल्टरनेट कंसेप्शंस का यूज करते हैं या फिर कई बार हम मिसकंसेप्शंस को ले लेते हैं, तो ये जो चिल्ड्रन में रहता है, बच्चे क्या करते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रही है, उनके ट्यूशन टीचर ने कुछ और पढ़ा दिया, उन्होंने यूट्यूब से कुछ और देख लिया, कहीं से भी कुछ और वैसे पढ़ लिया, तो वो बच्चे अब कंफ्यूज हो गए कि स्कूल में ऐसे करा रहे हैं, ट्यूशन पे ऐसे करा रहे हैं। तो कंसेप्शन से और जो यहाँ पे दूसरी टीचर कंसेप्शन था, उन दोनों को मिला के वो मिसलीड हो गए, उनको मिसकंसेप्शन हो गया। तो ये जब बच्चे होल्ड अप कर लेते हैं तो ये बच्चे क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस है इनेबिलिटी टू लर्न, इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कंसेप्ट, बेसलेस असर्शंस, परमानेंट कंसेप्शनल स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कंसेप्ट। यानी कि एक ही कंसेप्ट के बारे में बच्चे को डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं, बच्चे को डिफरेंट स्टेप्स पता है, प्रोसेस पता है, डिफरेंट वेज पता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट्स वाई जो आपका आंसर होगा वो होगा इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज आर इफेक्टिव इन अ प्राइमरी क्लासरूम। कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो कि इफेक्टिव रहती है प्राइमरी क्लासरूम के अंदर, यानी कि 1st to 5th क्लास के अंदर। सो हमारे पास ऑप्शंस है यूज ऑफ कंसेप्ट मैप्स, मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कंसेप्ट, प्रोविजनिंग फॉर डाइवर्सिंग मटेरियल्स या फिर यूज ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। तो हमें कंसेप्ट मैप का यूज करना चाहिए, यानी कि फ्लो चार्ट में चीजों को बताना चाहिए।
एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट पे जाना चाहिए, यानी कि पहले बच्चों को सोचने पे मजबूर करो कि आप सोचो कि आपके पास ऐसे, जैसे हम पोयम को पढ़ा रहे हैं तो पोयम हमारी काइट से रिलेटेड है, तो हम पहले बच्चों से पूछना शुरू कर दें कि आपने आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखा है, तो आपने कभी काइट को भी देखा होगा। फिर हम कॉन्क्रीट पे जा रहे हैं कि वो इन एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट में हम काइट को भी दिखा रहे हैं, या फिर हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करें और हम स्टोरीज और एनेक्डोट्स का यूज करें। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा, हमें क्या क्या यूज करना चाहिए इफेक्टिव क्लासरूम के लिए, कंसेप्ट मैप्स को यूज करना चाहिए, डाइवर्स मटेरियल्स को यूज करना चाहिए। डाइवर्स मटेरियल्स में आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल्स आ जाते हैं। एंड यूज ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, यानी कि स्टोरीज का बातचीत करनी चाहिए बच्चों के साथ। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज ये 3 स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो कि आपकी एक क्लासरूम को इफेक्टिव बनाती है। हमने ये मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट इसलिए नहीं लिया बिकॉज कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको पहले कॉन्क्रीटली बताना चाहिए एंड देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे जाना चाहिए। तो पहले आपको बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखाने चाहिए, फिर बच्चों को थिंक कराना चाहिए। इसलिए इसके करेक्ट डेफिनेशन में हम लेंगे प्रोविजनिंग फॉर डाइवर्स मटेरियल्स, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अ प्राइमरी टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक। एक प्राइमरी टीचर है, 1st to 5th क्लास की टीचर है, वो अपने बच्चों को कहती है कि आपको ये इंफॉर्मेशन कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखनी है। दिस टेक्निक वुड बी, ये टेक्निक क्या इम्पैक्ट डालेगी बच्चों पे? सो हमारे पास ऑप्शंस है, हाईली इफेक्टिव सिंस रिहर्सल एंड रिपीटेशन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ कंटेंट। ये बहुत हाईली इफेक्ट रहेगी क्योंकि रिहर्सल और रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को मीनिंगफुल बनाने के लिए। इफेक्टिव सिंस रिपीटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन लेस देन 5 टाइम्स लीड्स टू इमीडिएट फॉरगेटिंग। इफेक्टिव है लेकिन क्योंकि ये रहता है कि अगर तुम 5 टाइम से कम कोई चीज को लिख लिख के देखते हो तो तुम उस चीज को भूल जाते हो। इनइफेक्टिव सिंस मोर रिहर्सल्स इज नॉट अ सुइटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। इनइफेक्टिव है क्योंकि ज्यादा रिहर्सल से कभी भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो सकती। इनइफेक्टिव सिंस रिहर्सल इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। इनइफेक्टिव इसलिए क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा, बच्चों को बहुत टाइम लगेगा। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। इनइफेक्टिव है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिहर्सल करने से बच्चा सिर्फ चीजों को रटेगा, उसे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी और वो कुछ टाइम में इस चीज को भूल जाएगा बिकॉज अभी तो उसने रट्टे मारे हैं, अभी उसे ये चीज याद आ जाएगी लेकिन बाद में वो इस चीज को नहीं कर पाएगा। तो बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग कराने के लिए उसको एक्सपीरियंस देना, उसको डाइवर्स वे से पढ़ाना, डिफरेंट वे से पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसे बार बार इंफॉर्मेशन नहीं लिखवानी चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज? कौन सी इफेक्टिव प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज हैं मैथ्स के अंदर? सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एल्गोरिथम्स, ह्यूरिस्टिक्स, ट्रायल एंड एरर मेथड विदाउट कॉम्प्रीहेंशन, फंक्शनल फिक्स्डनेस। सो आपकी कौन सी इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज है? सो यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज है जो कि बहुत इफेक्टिव है वो है एल्गोरिथम्स। हमें बच्चों को डिफरेंट एल्गोरिथम से पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये एक मोस्ट रेलेवेंट ऑल्टरनेटिव रहता है ताकि बच्चा इजीली करे और क्वेश्चंस को मोर रैपिडली आंसर दे पाए, वो जल्दी आंसर दे पाए। और ह्यूरिस्टिक्स का यूज करना चाहिए हमें। ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। बच्चों ह्यूरिस्टिक्स एंड एल्गोरिथम्स में ये रहता है कि ना यहाँ पे बच्चा जो है प्रैक्टिकली चीजों को करके देखता है और वो मतलब जैसे मॉडल वर्क हो गया या फिर किसी भी एक चीज को जब हम प्रॉपरली करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ करते हैं, डिफरेंट वेज के साथ करते हैं तो हम करेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं, हम इधर उधर नहीं भटकते। इसलिए जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। ट्रायल एंड एरर में ये रहेगा कि आप ट्राई कर रहे हो, बार बार आपकी गलतियां हो रही है, आपको कोई बता नहीं रहा, तो इससे क्या होगा, आपको जब एक टाइम पे आप पेपर में करोगे तो आपको ये वाली चीजें याद नहीं आएगी, एग्जैक्ट चीज याद नहीं आएगी, तो आप वहां पे भी गलतियां कर सकते हो। फंक्शनल फिक्सनेस में ये आपने अभी कोई चीज ठीक कर ली और फिर बाद में प्रैक्टिस नहीं की, उस चीज को समझा नहीं, तो आपको बाद में दिक्कत होगी चीजों को सॉल्व अप करने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। बाकी हम सेक्शन वाइज प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे अब डेली। तो अभी फिलहाल हम सीडीपी का सेक्शन करें जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, विच वन ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट इफेक्टिव
फॉर मेकिंग यूज ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग। नीचे दी गई एक्टिविटीज में से कौन सी इफेक्टिव नहीं है ताकि हम यूज कर सके अपनी प्रीवियस नॉलेज का बच्चों को आगे की लर्निंग के लिए। सो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्कीमा एक्टिवेशन, कंसेप्ट मैपिंग। सो जो इफेक्टिव नहीं है वो है आपका यहाँ पे आंसर रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन का मतलब आपने कोई चीज रट ली। अगर आप कोई चीज को रटोगे तो आप बाद में ऑब्वियसली जाके भूल जाओगे या आपको आधी अधूरी नॉलेज रहेगी, एंड हमेशा आधी अधूरी नॉलेज आगे के लिए बहुत हानिकारक होती है, इसलिए रोट मेमोराइजेशन नहीं करना। अगर इफेक्टिव की बात करें तो इफेक्टिव में ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम ज्यादा से ज्यादा दिमाग का यूज करेंगे तो हम अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्कीमा एक्टिवेशन में यह कि आपको कोई चीज बताई गई है तो आपने अपने माइंड में सोच ली, उस चीज को मान लिया। अगर आपको बोला ट्री तो आपके माइंड में ट्री की शेप आ गई कि ट्री ऐसा दिखता है। कंसेप्ट मैपिंग में आप फ्लो चार्ट बनाना सिखा देते हैं, सो फ्लो चार्ट के थ्रू आप जल्दी इजीली याद करना सीख जाते हो चीजों को। सो होपफुली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके अच्छा लगा होगा। सीटीपी का आज ही हमारा कंप्लीट सेक्शन हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। और सीटेट के सभी बच्चे या एसटेट के जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहो एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अप कर दो। बाय बाय।